shocking incident of mob lynching. Latest lynching near Alwar. Lynching. 21 lynchings. Public lynchings. Mob lynching. Lynchings. लिंचिंग 2014 के बाद से ये लफ्ज़ हिंदुस्तानियों के लिए एक तकलीफ़देह हकीकत बन गया है। इसके साथ जो तस्वीर जहन में उभरती है वो किसी भी इंसान को बेचैन कर देने वाली है। एक बेगुनाह बेबस इंसान जिसे नफ़रत से भरी भीड़ ने घेर रखा है और मज़हब के नाम पर बेरहमी से मारा जा रहा है। आम तौर पर जब ऐसे वाक़यात सुनते हैं तो कुछ ख़ास स्टेट्स का नाम जहन में आता है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या झारखंड। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक और स्टेट का नाम भी इस हवाले से चर्चा में आने लगा है और इसके आसार अब नज़रअंदाज करना मुश्किल हो गए हैं। जून 2024 में बीजेपी ने उड़ीसा में पहली बार अपने दम पर हुकूमत बनाई। उसके बाद से स्टेट में कम्युनल टेंशन्स में तेजी से इजाफा हुआ है। दरअसल 9 मार्च को चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी ने स्टेट असेंबली में खुद तस्लीम किया कि उनकी हुकूमत में आने के बाद से उड़ीसा में कम्युनल वायलेंस के 54 वाक़यात और मॉब लिंचिंग के 7 मामले सामने आ चुके हैं। ये बात उन्होंने बीजेडी एमएलए गौतम बुद्ध दास के सवाल के जवाब में कही। निशाना बनाए गए लोगों में बड़ी तादाद मुस्लिम्स, दलित्स और ट्राइबल क्रिश्चियंस की थी। लेकिन ये सूरत हाल रातों रात पैदा नहीं हुई। जो तनाव हम आज देख रहे हैं वो एक लंबे सियासी और नज़रियाती सिलसिले का नतीजा है। इस तब्दीली को समझने के लिए हमें कई दशक पीछे जाना होगा, जब उड़ीसा में हिंदुत्व की सियासत धीरे धीरे पांव पसार रही थी। 1940 के दहाई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने उड़ीसा में अपना दायरा बढ़ाना शुरू किया। आरएसएस की नज़र में ये खित्ता एक अलग हिंदू तहजीबी सरजमीन था, जिसे भगवान जगन्नाथ की परंपराओं और पुरी के मंदिर शहर ने शेप किया था। लोकल ट्रेडिशंस से टकराने की बजाय आरएसएस ने हिंदुत्व के नज़रिए को जगन्नाथ भक्ति के साथ जोड़ दिया। 1960 की दहाई तक संघ से जुड़ी कई तंजीमें स्टेट में अपनी जड़ें जमा चुकी थीं। इनमें संघ का पॉलिटिकल विंग भारतीय जनसंघ और स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शामिल थे। इनके साथ विश्व हिंदू परिषद भी था, जिसका एलानिया मकसद था हिंदू समाज को ऑर्गेनाइज और कंसोलिडेट करना और हिंदू धर्म की खिदमत और हिफाजत करना। ये तहरीक कंट्रोवर्सीज से खाली नहीं थी। 1964 में रूरकेला शहर में कम्युनल वायलेंस भड़क उठे, जब ईस्ट पाकिस्तान से हिंदू रेफ्यूजीज की लाशें लेकर आई ट्रेन्स शहर में दाखिल हुईं। कम से कम 28 लोग मारे गए और वो सभी मुसलमान थे। खबरें आईं कि इस फसाद में संघ परिवार की तंजीमों का हाथ था। बावजूद इसके सियासी लिहाज से ये तहरीक दशकों तक हाशिए पर ही रही। भारतीय जनसंघ ने स्टेट असेंबली में अपने पहले नुमाइंदे तब भेजे जब 1977 में इमरजेंसी का खात्मा हुआ। तब भी आम तौर पर यह समझा जाता था कि ये तंजीम लोकल उड़िया लोगों की नहीं बल्कि मारवाड़ी ट्रेडर्स की नुमाइंदगी करती है, जो वेस्टर्न इंडिया से आए हुए थे। 1980 के दहाई के आखिर में जाकर ये जमात, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की शक्ल में सामने आई, उड़ीसा में धीरे धीरे अपना असर बढ़ाने लगी। 1980 और 1990 की दहाई की शुरुआत पूरे हिंदुस्तान में हिंदू नेशनलिस्ट तहरीकों के उभार का दौर था। विश्व हिंदू परिषद की चलाई राम जन्मभूमि तहरीक जोर पकड़ रही थी और राजीव गांधी की हुकूमत में सरकारी चैनल दूरदर्शन पर ब्रॉडकास्ट होने वाले सीरियल्स रामायण और महाभारत पूरे मुल्क में करोड़ों लोगों पर अपना असर डाल रहे थे। इसी के साथ कांग्रेस का दशकों पुराना पॉलिटिकल डोमिनेंस कमज़ोर पड़ने लगा था और बीजेपी का उभार शुरू हो रहा था। फिर भी स्टेट की सियासत पर रीजनल फोर्सेस की पकड़ बनी रही। बीजू जनता दल, जिसे नवीन पटनायक ने 1997 में अपने वालिद बीजू पटनायक की विरासत को आगे बढ़ाते हुए कायम किया, 2000 से उड़ीसा पर हुकूमत करती आ रही थी। बीजेपी के उभरने में एक अहम मोड़ 1998 से 2009 तक बीजेडी के साथ उसके अलायंस की शक्ल में आया। इस पार्टनरशिप की वजह से पार्टी को स्टेट गवर्नमेंट में वजारत का मौका मिला। इससे पार्टी को वेस्टर्न उड़ीसा में और अपर कास्ट व ट्राइबल बिरादरियों में अपनी जगह बनाने में मदद मिली। लेकिन इसी दौर में कम्युनल वायलेंस के कई वाकयात भी पेश आए। क्रिश्चियन मिशनरीज और ट्राइबल क्रिश्चियंस को अक्सर निशाना बनाया जाता रहा। कई मामलों में उन पर जबरदस्ती दबाव डाला गया कि वो हिंदुइज्म में वापस लौट आए। 1999 में विश्व हिंदू परिषद की मिलिटेंट यूथ विंग बजरंग दल के मेंबर्स ने ऑस्ट्रेलियन मिशनरी ग्राहम स्टेन्स
और उनके 2 छोटे बेटों को जिंदा जला दिया। ये तनाव सालों तक अंदर ही अंदर सुलगता रहा। करीब 1 दशक बाद दिसंबर 2007 में माइनर क्लैशेस शुरू हुए, जो 2008 में कंधमल में बड़े पैमाने पर ईसाई विरोधी दंगों में बदल गए। इसका ट्रिगर था वीएचपी लीडर लक्ष्मण आनंद सरस्वती का कत्ल, जो ट्राइबल कम्युनिटीज को हिंदुइज्म में वापस लाने के लिए घर वापसी मुहिम चलाते थे, जिसका नतीजा बड़े पैमाने पर तबाही की शक्ल में सामने आया। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक 395 चर्चेज और दूसरे इदारे तबाह किए गए और 400 गांवों में 4,500 से ज्यादा घर जला दिए गए। 55,000 से ज्यादा लोग अपने घरों से उजड़ गए। बहुत सारे लोगों को रिलीफ कैंप्स में पनाह लेनी पड़ी और बहुत से लोगों को सरहद पार आंध्र प्रदेश भागना पड़ा। इसके बाद तत्कालीन चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने सरेआम माना कि इस वायलेंस में बजरंग दल और संघ परिवार की दूसरी तंजीमों का सीधा हाथ था। इसके कुछ ही अरसे बाद उन्होंने बीजेपी के साथ बीजेटी का अलायंस अचानक तोड़ दिया। 2009 के इलेक्शंस में बीजेपी की सियासी किस्मत बुरी तरह पलट गई। 147 सीट्स वाली असेंबली में उसे महज 6 सीट्स ही मिली, लेकिन इन सब के बावजूद संघ परिवार ने अपना काम जारी रखा। सालों तक हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस खामोशी से अपने जमीनी नेटवर्क्स फैलाती रहीं, स्कूल्स, सोशल प्रोग्राम्स और कल्चरल मोबिलाइजेशंस के जरिए। 2014 में नेशनल लेवल पर बीजेपी की जीत ने पार्टी को नई ताकत और रफ्तार दी। धीरे धीरे उसने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया और ओडिशा में बीजेटी का प्रिंसिपल चैलेंजर बन गई। 2024 के इलेक्शंस आते आते पॉलिटिकल डिस्कोर्स की पूरी नौइयत बदल चुकी थी। आज उड़िया संस्कृति संकटों में घिरी हुई है। सारा उड़िया जाति पाई एक उत्सव दिनों। सालों से बीजेडी का दारोमदार वेलफेयर स्कीम्स और डेवलपमेंट के एजेंडा पर था, लेकिन बीजेपी ने मुकाबले की पूरी बिसात पलट दी। उसने इलेक्शन को आइडेंटिटी के सवाल में बदल दिया। कैंपेन के सेंटर में था ओडिया अस्मिता यानी ओडिया प्राइड, और उस आइडेंटिटी के सेंटर में थे भगवान जगन्नाथ। नॉर्दर्न इंडिया के बरक्स, जहां बीजेपी अक्सर भगवान राम को आगे रखती है, ओडिशा में पार्टी ने जगन्नाथ कल्चर को अपना लिया। इसे रीजनल सिंबल के साथ साथ एक ब्रॉडर हिंदू सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी के तौर पर पेश किया गया। बीजेटी ने भी कंपटीशन में जगन्नाथ कल्चर को हाईलाइट करने की कोशिश की। इसकी मुहिम में पुरी के मंदिर शहर को संवारने और उसे एक वर्ल्ड हेरिटेज डेस्टिनेशन के तौर पर पेश करने का मंसूबा शामिल था। साथ ही भुवनेश्वर में फर्स्ट वर्ल्ड ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें ओडिया लैंग्वेज, लिटरेचर और हिस्ट्री को सेलिब्रेट किया गया। लेकिन इस शिफ्ट से बीजेपी को एक बड़ी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी मिली, जिसने ओडिया अस्मिता के नैरेटिव को और अग्रेसिवली आगे बढ़ाया। पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी एक गैर ओडिया को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठाने की कोशिश कर रही है। ये इशारा सीधे वीके पांडियन की ओर था, जो एक तमिल ब्यूरोक्रेट और नवीन पटनायक के क्लोज एड थे। जल्द ही पूरे स्टेट में एक ही नारा गूंजने लगा, ओडिशा का चीफ मिनिस्टर ओडिया ही होना चाहिए। बीजेपी ने ट्राइबल कम्युनिटीज तक भी अपनी पहुंच का दायरा बढ़ाया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बार बार आइकॉनिक आदिवासी फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा को इन्वोक किया और 2021 में उनकी सालगिरह को नेशनल ट्राइबल प्राइड डे का दर्जा भी दिया गया। भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज के लिए अस्तित्व, अस्मिता और आत्मनिर्भरता का सपना देखा था। जीत के बाद इस मैसेज को और पुख्ता किया गया। खुद एक ट्राइबल लीडर मोहन चरण मांझी को स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनाया गया, जबकि जुआल ओराम को यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स का ओहदा दिया गया। इलेक्टोरल डेटा बताता है कि ये स्ट्रैटेजी कारगर रही। बीजेपी ने वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न ओडिशा में, जहां ट्राइबल आबादी की बड़ी तादाद है, शानदार कामयाबी हासिल की। CSDS डेटा के मुताबिक बीजेपी ने शेड्यूल ट्राइब वोट्स का 42% हासिल किया, जबकि बीजेडी को महज 27% ही मिला। पार्टी ने रूरल इलाकों में अपना वोट शेयर करीब 10% बढ़ाया और साथ ही अपर कास्ट्स, अपर OBCs और दलित्स में भी अपना सपोर्ट मजबूत किया। और पूरे स्टेट में संघ परिवार ने साल दर साल एक डेंस ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क क्रिएट कर लिया। आज द कैरावान के मुताबिक ओडिशा में RSS से जुड़ी कम से कम 73 ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हैं, जो ट्राइबल हॉस्टल्स से लेकर गौ रक्षक कमिटीज तक
सब कुछ चला रही हैं। लेकिन जैसे जैसे ये डेंस इकोसिस्टम फैलता गया, हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों की तरह उड़ीसा में भी वही डार्क और फेमिलियर पैटर्न उभरता हुआ दिखने लगा। रूलिंग संघ परिवार मशीनरी से जुड़ी मॉब लिंचिंग के वाकयात। इसका एक विक्टिम था शेख मकरंद मोहम्मद, एक मुसलमान जिसे कथित तौर पर बजरंग दल से जुड़े गांव विजिलेंटीज यानी गांव रक्षकों ने लिंचिंग का निशाना बनाया। अक्यूज्ड उसके घर वालों के जान पहचान के लोग थे और उनके नाम FIR में दर्ज थे। ऐसे मामले दिखाते हैं कि जब विजिलेंटी ग्रुप्स को ये महसूस होने लगता है कि सत्ता उनके साथ है, तो विचारधारा कितनी जल्दी हिंसा में बदल सकती है। और जब ऐसा होता है तो एक ऐसा शब्द जो कभी दूर का लगता था, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तल्ख हकीकत बन जाता है, लिंचिंग।